अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है रूह का मकीन। नावल की राइटर हैं नबीला अज़ीज़। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। वो इसके चिल्लाने की आवाज़ सीढ़ियाँ चढ़ते ही सुन चुका था और ये भी जान चुका था कि वो क्यों और किस पे चिल्ला रही है। जब भी वो कुछ सोचते हुए भारी कदम उठाता कमरे के ऐन सामने पहुंच गया था, जब अंदर से फ़िरोज़ साहब की धीमी और थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी थी। वो बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। इतना बड़ा और अहम फ़ैसला किसी जज्बातीपन या फिर हमदर्दी में आकर नहीं कर सकता। इसने यकीनन कुछ सोच समझ कर ही ये फ़ैसला किया होगा। इसने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये फ़ैसला किया है, वरना वो वही शामिर नवाज़ है जिसे ऐना फ़िरोज़ से नफ़रत थी, जो ऐना फ़िरोज़ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आज वो बैठे बिठाए अपने फ़ैसले मेरे हक़ में क्यों करने लगा? सिर्फ़ इसलिए कि वो मुझ पे साबित कर देना चाहता है कि इसके सिवा दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है। नहीं पापा, मुझे शामिर नवाज़ से शादी नहीं करनी। बेशक दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो जाए, मैं तन्हा रह जाऊँगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन शामिर नवाज़ का सहारा कभी नहीं लूँगी। वो ऊंची आवाज़ में बोलती निढाल हो रही थी और फ़िरोज़ साहब बेबस से बैठे थे। बेटा, वो तुम्हारा कज़न है, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। तुम गुजरी बातों को जहन से निकाल दो। बचपन और जवानी में बड़ा फ़र्क होता है। तुम्हें आज क्या सोचना चाहिए वो सचमुच तुम्हें। प्लीज़ पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये बाप बंद कर दें। मेरा कोई कज़न है ना मेरा कोई अपना है। मैं पहले ही बेबस हूँ, मुझे और बेबस मत करें। मुझे मेरे हाल में जीने दें प्लीज़। वो हाथ जोड़ती रूहानसी हो रही थी। लेकिन बेटा, इस तरह ज़िंदगी कैसे? ज़िंदगी? वो इनकी अधूरी बात पे चीख उठी थी। कौन सी ज़िंदगी पापा? ये मेरी ज़िंदगी है। ये आपको ज़िंदगी नज़र आती है? वो कहते कहते बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मुझे तन्हा छोड़ दें। इससे मज़ीद बाहर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो हाथ खुला दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया। वो तो इसे देखकर ही नफ़रत से रुख मोड़ गई थी, जबकि फ़िरोज़ साहब को कुछ हौसला हुआ था। चंद सेकंड कमरे में खामोशी छाई रही और इस खामोशी को वक्फे वक्फे से इसकी सिसकियों की आवाज़ बेतरतीब कर रही थी। और यही आवाज़ फ़िरोज़ साहब के लिए अजियत का बायस बन रही थी और इनकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए इसे बोलना पड़ा था। अंकल, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। इसने कुछ इस अंदाज से कहा कि जैसे कह रहा हो, आप जाइए, इससे मैं निपट लेता हूँ। और वो कदरे तौक़ुफ़ से उठ खड़े हुए थे। दरवाजे की सिमत बढ़ते हुए इनके कदम बोझल लग रहे थे। इसने पल भर के लिए पास से गुजरते फ़िरोज़ साहब का हाथ पकड़कर अपने मजबूत हाथ का मबहम सा हौसला दिया था और वो जाते जाते रिलैक्स हो गए थे। कमरे में काफ़ी चीज़ों की तोड़ फोड़ भी नज़र आ रही थी। वो तो अभी अभी ऑफिस से लौटा था। एहतियात से दरवाज़ा बंद करके कांच के टुकड़ों को अपने बूटों तले रोनता हुआ पैंट की जेबों में हाथ फंसाए इसके सामने आ रुका। मेरा ख्याल था कि मुझे तुम्हारे रूबरू आने की नौबत नहीं आएगी और मामला हल हो जाएगा, लेकिन शायद तुम्हें ऐसा मंजूर नहीं था। मुझे क्या मंजूर है और क्या नहीं, ये जानने वाले आप कौन होते हैं? वो एकदम इसकी तरफ मुड़ते हुए चिल्लाई थी। मैं कौन होता हूँ? बहुत जल्द तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ ये बावर कराने आया हूँ कि इस तरह चीख चिल्लाकर सबको प्रेशराइज करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। होगा वही जो मैं चाहूँगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बिलबिला उठी थी। हरगिज़ नहीं। मैं जानती हूँ तुम इस शादी पे किस लिए ज़ोर दे रहे हो, ताकि बाद में तुम अपनी इस्मत के झंडे गाड़ सको, तुम्हें मज़ीद सराहा जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शामिर नवाज़, जितनी नफ़रत तुम मुझसे करते हो, इससे 10 गुना ज़्यादा नफ़रत मैं तुमसे करती हूँ। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आई से गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इसका लहजा इंतहाई हितक आमेज था और दूसरे ही पल शामिर का भारी हाथ जन्नाटे से इसके चेहरे पर नक्श हो गया था। वो बैठे बैठे बेड पर ऊंधी गिरी और शामिर का दिल इसकी तकलीफ पे तड़प कर इसकी सिमत लपका था, मगर इसको अपने दिल की लगाम खींच कर रखना पड़ी थी, क्योंकि वो पहले ही नरमी और अपनायत से बेज़न थी। ये धपड़ मैंने अंकल पर चीखने चिल्लाने के लिए मारा है। तुम्हें अपनी बददिमागी में बड़े छोटे की तमीज़ भूल गई है। ना तुम्हें अपना एहसास है ना किसी और का। शामिर ने गुस्से से कहते हुए इसके कंधे से पकड़कर सीधा किया था, बल्कि झंझोड़ा था, और वो इसकी बात पर फट पड़ी थी। मुझे एहसास नहीं है मुझे। इसने शामिर का गिरबान पकड़ लिया था। ऐना प्लीज़। शामिर ने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिफर गई थी। बस मुझे कोई दलील मत देना। इन 4 सालों में मुझे इन दीवारों ने दलीलें ही तो दी हैं और इन दलीलों के सहारे ही तो जी रही हूँ एक ऐसी ज़िंदगी जो मैं हर तरह से हार चुकी हूँ।
शामिर, जानते हो जीने की ख्वाहिश कितनी शदीद होती है। मुझ में भी ये ख्वाहिश थी, मैं भी जीना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपने लिए मौत की दुआएं। ऐना, खुदा के लिए चुप हो जाओ, आगे कुछ मत कहो। शामिर ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया था और वो शामिर के हाथों में ही चेहरा छुपा के बिलक उठी थी। तुम भी तो मुझसे नफरत करते थे। तुम ही तो कहते थे कि मुझ पे अगर एक कत्ल माफ़ हो जाए तो मैं ऐना फिरोज़ का कत्ल करूँगा। देखो आज आज मैं ख़ुद तुम्हें अपना कत्ल माफ़ करती हूँ। मैं बहुत अजियत में हूँ शामिर, मुझे इस अजियत से निकाल दो। अब की बार शामिर की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। हाँ, तुम सचमुच सबको तंग करने के लिए पैदा हुई हो। तुमने हमेशा सबको सताया है। देखो तुमने किस किस को सताया है। तुम्हें सबूत चाहिए ना, आज मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। वो गुस्से से पलटकर कमरे से चला गया था और थोड़ी देर बाद वापस आया तो न जाने क्या क्या उठा लाया था और सब कुछ इसके सामने बेड पर ढेर कर डाला था। देखो तुमने किस किस को सताया है ऐना फिरोज, देखो नफरतों के सबूत देखो। वो इंतहाई गजब से कहता धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चला गया था। आज पहली बार शामिर इस कदर बुलंद आवाज़ में बोला था और इसका ये रूप नाकाबिले यकीन था। वो हैरत ज़दा सी बैठी बेड पे बिखरी अशिया को और कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। इसने लरजते हाथों से इन चीज़ों की सिमत हाथ बढ़ाया था, अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। आज सर्दी की लहर मामूल से ज़्यादा थी। घरों और सड़कों में भागने दौड़ने वाली ज़िंदगी की गहमा गहमी बहुत कम नज़र आ रही थी। ज़्यादातर लोग अब भी बिस्तरों में दुबके हुए थे, लेकिन एक वो थी जो हर चीज़ से बेनियाज दंदनाती फिर रही थी और इसके यही हाकमाना अंदाज थे जो अनीसा बेगम को आग लगाते थे। इन्हें ऐना फिरोज़ एक आंख नहीं भाती थी, लेकिन बीजान की वजह से वो आज तक खुलकर इस गुस्से का इजहार नहीं कर पाई थीं, क्योंकि गिलानी हाउस में शुरू से अब तक बीजान का हुक्म चलता आ रहा था और कभी भी किसी ने इनकी हुक्म अदूली की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि वो अंदर ही अंदर पेचोताब खा के रह जाती थीं। बज़ाहिर खुशबाश और अच्छी अच्छी नज़र आती थीं, मगर ऐनी की नज़र इस अच्छी के पीछे का हाल भी जानती थी, तभी इनको तंग करती और मज़ीद चिढ़ाती थी। अभी भी कुछ यही हाल था। वो पूरे एरिया में साइकिल से चक्कर काट के आ रही थी और इसको इतनी सर्दी में बाहर से आते देखकर भी जान परेशान हो गई थी। अल्लाह खैर करे, क्यों अपने साथ साथ मेरी जान की भी दुश्मन हो रही हो तुम। सर्दी देखी है आज? अरे हाथ देखो इसके कितने ठंडे हो रहे हैं। समीर पुत्र, ज़रा हीटर तो ऑन कर दो, देखो बर्फ़ हो चुकी है ये। बीजान इसके हाथ पकड़ पकड़ कर देख रही थीं, जो ठंडक से ही सुर्ख पड़ चुके थे। बीजान, ये बर्फ़ नहीं हो चुकी, बर्फ़ का ब्लॉक हो चुकी है। किसी गोला गंडा बनाने वाले को दे आते हैं। समीर बेजारी से कहता उठकर हीटर ऑन करने लगा था। नवीरा पुत्र, अंडे उबाल चुकी हो तो इसके लिए भी दे जाओ, कहीं ठंड से नमूनिया ही ना हो जाए, उन्होंने ऊंची आवाज़ से कहा और अनीसा बेगम का कलेजा जल गया था इतने लाड प्यार देखकर। इतनी आसानी से नमूनिया नहीं होगा, बड़ी मजबूत हड्डी है कमबख्त की। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। दादो पराठा भी, इसने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े थे। सारा पुत्र, नवेरा से कह दे पराठा भी दे जाए, फिर इसने स्कूल भी जाना है। उन्होंने बारी बारी सबको हुक्म जारी किए थे। क्या नवीरा नौकर लगी है इस मनहूस की? अनीसा बेगम बस तिलमिलाए जा रही थी। इसे क्या हुआ है? शामिर एक हाथ में अपने शूज़ उठाए और एक हाथ में अपनी टाई और फाइल पकड़े वहीं आ गया था और ऐना को सोफे पे कंबल में बैठकर नाश्ता करते देखकर हैरत हुई थी। सर्दी लग रही थी इसे, इसलिए यही नाश्ता मंगवा लिया था। बेजान ने फ़ौरन वजह बयान की थी। स्कूल के लिए तैयार हो चुकी हो? शामिर झुककर शूज़ पहनते हुए इसे इस्तफसार कर रहा था। नहीं, बेहद मध्यम आवाज़ सुनाई दी थी। तो देख क्या रही हो, उठो जल्दी से ख़त्म करो ये सब, वो तस्मे बंद करते हुए सख्ती से बोला था और वो जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी थी। जब तक वो तैयार होकर आई शामिर भी नाश्ता ख़त्म कर चुका था। जाओ, अब खड़ी क्यों हो? इसने इसे खड़े देकर पूछा था। वो आज मेरी वैन नहीं आएगी, आप मुझे ड्रॉप करेंगे क्या? लेकिन मुझे तो किसी को पिक करना है। शामिर इसे अपने गले पड़ते देखकर ठिठक गया था। लेकिन मुझे तो स्कूल जाना है, वो इसी किसी अंदाज में ज़ोर देकर बोली थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वही तो स्कूल जाने पे ज़ोर दे रहा था और रोब जमा रहा था। तुम समीर के साथ चली जाओ। आई एम सॉरी, मेरा आज प्रैक्टिकल है, मैं लेट जाऊंगा। समीर ने हाथ झाड़े, सो मजबूरन इसे चलने का इशारा करके बाहर आ गया था। मेरी एक क्लास फेलो हैं, इनकी गाड़ी ख़राब है, इसलिए मुझे इनको पिक करना है। तुम पिछली सीट पे चली जाओ। शामिर ने घर से कुछ दूर आकर गाड़ी रोकी और इसे पीछे भेज दिया था और इधर एक बड़े से बंगले के सामने आकर हॉर्न दिया था। कुछ ही देर में जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस इंतहाई मॉडर्न किस्म की लड़की गेट से नमदार हुई थी। हाय शामिर, आज लेट क्यों हो गए? वो गाड़ी में बैठते हुए काफ़ी बेतकल्लफ़ी से बोली थी और इसके लफ्ज़ आज पे ऐना के कान खड़े हो गए थे
और इसे ये समझने में ज़रा देर न लगी कि वो इसे रोज़ाना पिक करता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करते रहे और ऐना चुपचाप न जाने क्या क्या सोचती रही। आज इसके सामने शामिर की शराफत का पहलू आया था, इसलिए इसे तो कुछ सोचना ही था और इसकी सोचें इसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थीं, जिनको शामिर ने बैक व्यू मिरर से ही जांच लिया था और खतरे की घंटी भी सुनाई देने लगी थी। आज घर में चहल पहल मामूल से ज़्यादा थी, क्योंकि आज रानिया आपी अपने बच्चों के हमरा तशरीफ़ लाए हुए थीं और इनके आते ही रौनकें किचन से लेकर गेट तक बिछ जाती थीं। इन रौनकों में ऐना पेश पेश होती थी। इस वक्त भी हरा भरा लॉन इसके लिए क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ था। हमजा, मेरे बाद तुम्हारा ओवर शुरू होगा, दुआ करो आखिरी बाल पे ये आउट हो जाए। इसने विकेट पे खड़ी सोनी को देखा और खुद बॉलिंग करवाने के लिए थोड़ी दूर चली गई थी। इधर आओ। एक पाँव आगे एक पाँव पीछे ही था जब अकब से शामिर की आवाज़ आई थी। इसका गेंद वाला हाथ फिजा में ही रह गया था और इसने गर्दन मोड़कर शामिर को देखा था। वो अभी अभी गाड़ी से उतरा था। अलबत्ता इसने अपना अंदाज बदलने की जहमत नहीं की थी, यूं जैसे स्टैचू बन गई हो। मैं कह रहा हूँ इधर आओ। अब की बार आवाज़ और लहजा सख्त थे। वो दान कचकचाती हुई गेंद हमजा की सिमत उछालकर इसके करीब आ गई। तुमने मेरी क्लास फेलो के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? शामिर के लहजे में सुबह वाला खदशा बोल रहा था। ऐना और मशकूक हो गई। वो गाड़ी वाली, वो जब भी मासूमियत पे आती तो हद कर देती थी। देखो ऐना, इसके बारे में बीजान, नवेरा, सारा या फिर समीर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी गाड़ी ख़राब है, इसलिए आजकल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, कोई गलत बात मत सोचना। शामिर ने न जाने क्यों वजाहत पेश की थी। सुबह तो आप सिर्फ आज कह रहे थे कि इसकी गाड़ी ख़राब है और अब आजकल इतने बड़े घर की बेटी है वो, क्या इसे दूसरी गाड़ी छोड़ने नहीं जा सकती? या फिर इसके घर में सिर्फ एक ही गाड़ी है, वो भी बाल की खाल उतारना खूब जानती थी। शामिर गुस्सा दबा गया था क्योंकि आज खुद फंसा हुआ था और वो शेर हो रही थी। देखो है ना, तुमने किसी बात को मिर्च मसाला लगाकर किसी को बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं सबकी नज़रों में मशकूक हो जाऊं या फिर इस लड़की के किरदार पे कोई हर्फ आए और मुझे ख्वामख्वाह सफाइयाँ देना पड़ें। इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अपनी ज़ुबान काबू में रखना, समझी तुम? इसने सख्ती से कहा था। वो कंधे उचकाकर पलट गई। ऐना, क्या बात थी? मामू ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हमजा करीब आ गया। इसकी तबीयत में तजस्सुस हद से ज़्यादा भरा हुआ था। तुम्हारे मामू का किसी के साथ ज़बरदस्त किस्म का अफेयर चल रहा है और वो इसे छुपा रहे हैं। वो भी ऐना फिरोज़ थी, उल्टी खोपड़ी वाली। मामू का अफेयर? हमजा ने आंखें फैलाई। हाँ, और अब किसी को बताना मत। चलो अंदर चलते हैं और लूडो खेलते हैं। अब बाहर अंधेरा हो चुका है। वो भुस में चिंगारी फेंक कर सुकून से इनके साथ अंदर आ गई थी, जहाँ रानियां अपनी बरा जमान थी। दूसरे रोज सुबह ही सुबह वो गुस्से से खोलता हुआ इसके कमरे में जा पहुंचा था। मैंने तुमसे कहा था कि किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये सब बकवास की। वो इसे खा जाने के दर पे था और वो जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, अपनी पिंक कलर की टाई को पिन लगाते हुए इसकी सिमत पलटी थी। क्या हुआ है? शामिर का दिल चाहा इसे घूंसा जड़ दे। तुमने हमजा और सोनी से मेरे बारे में क्या कहा और क्यों कहा, जबकि मैं मना करके गया था? और क्या ऐसी वाहियात बातें बच्चों से की जाती हैं? वो तिलमिलाते हुए पूछ रहा था। आपने सिर्फ ये कहा था कि बीजान, नवेरा, सारा और समीर को ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमजा और सोनी का तो आपने नाम भी नहीं लिया था। और अगर वो बच्चे हैं तो क्या मैं बच्ची नहीं हूँ? आप मुझसे इस लड़की की बात क्यों कर रहे थे? मोहतरमा, ऐना से बातों में जीत जाना बहुत मुश्किल काम था। तुम बच्ची हो? चलती फिरती आफत हो तुम। वो इंतहाई गुस्से में था। मैं भी जान को बताती हूँ, आप मुझे आफत कह रहे हैं। एक तो आप लड़कियों से अफेयर चलाते हैं और फिर इसे छुपाने का कहते हैं। बीजान, शामीर भाई मुझे, वो बुलंद आवाज़ से कहती दरवाजे की तरफ लपकी थी कि शामीर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी सिमत खींच लिया। खुदा के लिए है ना, किसी की इज्जत बेइज्जती का ख्याल कर लिया करो। प्लीज़ अपनी ज़ुबान बंद रखो। वो बीजान की वजह से बेबस हो गया था। आप मेरा बाजू छोड़ें, वो तीखे लहजे में बोली थी। और शामिर इसका बाजू छोड़कर तिलमिलाते हुए बिला आखिर कमरे से ही निकल गया था और वह दिल खोलकर हंसी थी। हमजा और सोनी ने रात सोने से पहले अपने मामू के कारनामे की इत्तला अपनी माँ को दी थी और सुबह ही सुबह जॉगिंग से वापसी पे ही रानिया आपी ने शामिर की तफ्तीश शुरू कर डाली थी, जिस पे इसे कई बार वजाहत देना पड़ी थी कि वो लड़की महज एक क्लास फेलो है और इसकी ग्रुप मेंबर है। इसलिए चंद रोज़ की पिक एंड ड्रॉप का मसला था जिसके लिए शामिर ने इसे ऑफ़र की थी, क्योंकि वो भी इसी एरिया की रिहायशी थी और रूट भी एक ही था। लेकिन इतनी वजाहतों के बाद भी रानिया आपी का शक दूर नहीं हुआ था। उन्होंने ऐना को खामोशी से शामिर पर नज़र रखने को कहा था, जिसका इसने बखुशी वादा कर लिया था। दादों में पास हो गई।
मेरा रिजल्ट आ गया। वो दूर से ही शोर मचाती हुई आ रही थी। लहजा खुशी से खनक रहा था। बेजान, नवाज गिलानी और शामिर बैक वक्त चौंक गए थे। इन्हें हरगिज उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सच था कि वो अच्छे नंबर से पास हुई थी। जीती रहो, अल्लाह कामयाबी नसीब करे। बीजान ने इसे अपनी आगोश में समेट कर दुआएं दी और माथे पे प्यार किया था। ताया अंकल, मेरे मार्क्स आप सबकी तवक्का से ज़्यादा आए हैं, इसने खुशी से चहकते हुए बताया था। जिस पे नवाज गिलानी ने इसे मुबारकबाद दी, सर थपका और साथ साथ इनाम भी दिया था। इससे पहले कि ऐना इनसे इनाम वसूल करके पीछे हटती, शामिर वहाँ से उठकर चला गया था। हालांकि वो इसे मुतवज्जा करके अपनी कामयाबी का बताने ही वाली थी। इसे जाते हुए देखकर ज़रा की ज़रा ठहरी थी और फिर दोबारा से सबकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। थोड़ी देर बाद नवेरा, सारा और समीर ने भी इसे मुबारकबाद से नवाजा था। बल्कि समीर तो बाकायदा इसे आइसक्रीम खिलाने ले गया था। अब मैं कॉलेज जाऊंगी ना दादो। आजकल इसे पास होने से भी ज़्यादा कॉलेज जाने की खुशी खुश कर रही थी। हाँ क्यों नहीं मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा पढ़ेगी। बीजान ने इसके बाल संवारते हुए प्यार से कहा था। बड़ा नाम रोशन करेगी। अनीसा बेगम दिल ही दिल में बड़बड़ाई। मैं सारा आप ही के साथ कॉलेज में एडमिशन लूँगी। क्यों? सारा के कान खड़े हो गए थे। आपका कॉलेज बहुत खूबसूरत है और घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अभी तो आपने 2 साल और पढ़ना है इस कॉलेज में, इसलिए मुझे भी आसानी रहेगी आपके साथ। ऐना पहले से सोचे बैठी थी, लेकिन सारा को ये मंजूर नहीं था। हो सकता है मैं इस साल कॉलेज छोड़ दूँ। मेरा इरादा है कि मैं 1 साल के लिए स्टडी ड्रॉप करके कुछ रेस्ट करूँ। इस दौरान मैं मुख्तलिफ कोर्सेज कर लूँगी। सारा ऐना को अपने कॉलेज में अफोर्ड करने का हौसला नहीं रखती थी, इसीलिए बहाने से टाल दिया था। सो मजबूरन इसे अपने एडमिशन और कॉलेज का मसला नवाज गिलानी के सामने रखना पड़ा था और चंद दिन में ही इसका एडमिशन हो भी गया था। ऐना इधर आओ बेटा, तुम्हारे पापा का फ़ोन है, बात कर लो। नवाज गिलानी की इतला पे फ्रेश मूड में सीढ़ियाँ उतरती ऐना के कदम सुस्त पड़ गए थे और यही सुस्ती इसके चेहरे पे छा गई थी। वो एक पल में ही बुझ सी गई थी। हेलो, दूसरी तरफ से फिरोज़ गिलानी की बेताब सी आवाज़ उभरी थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने सपाट से लहजे में सलाम किया था। वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरी जान, मेरी बच्ची? ठीक हूँ। मुबारक हो बेटा, तुमने इंतहाई अच्छे मार्क से मैट्रिक क्लियर किया है। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है बेटा। वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। थैंक यू। इसने बहुत फॉर्मल से अंदाज में शुक्रिया अदा किया था। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट और तुम्हारी शॉपिंग के लिए कुछ रकम भेजी है, बीजान से ले लेना। और अगर किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना बेटा। वो प्यार भरे लहजे में कह रहे थे। क्या आप मेरी ज़रूरत पूरी करेंगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। वो खुश हुए कि वो ख़ुद कोई फरमाइश करना चाह रही है। मुझे आपकी ज़रूरत है पापा। मुझे कोई गिफ्ट, कोई रकम नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपना बाप चाहिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। माँ और बाप की कमी कभी कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। प्लीज़ आप आ जाएं, मैं बहुत तन्हा हूँ। ऐना का लहजा भरा गया था और फिरोज़ गिलानी वहीं के वहीं बेबसी का ढेर बन गए थे। इनके पाँव की जंजीर ने इनकी कुव्वत गवाही सल्ब कर डाली थी और ऐना चुपचाप रिसीवर क्रैडल पर डालकर वापस अपने कमरे में चली गई थी। और यह हमेशा ही होता था कि वह अपने बाप से फ़ोन पे बात करते हुए कतराती थी, क्योंकि हर बार ऐसी कोई बात निकल ही जाती थी कि फ़ोन खामोशी से बंद करना पड़ जाता था और फिर ऐना का पूरा दिन चुपचाप अपने कमरे में गुजर जाता था। तब बाप के साथ साथ माँ की कमी मज़ीद बढ़ जाती थी और वह सबसे छुपकर खूब दिल खोल के रोती और जब बाहर आती तो फिर से फ्रेश हो चुकी होती थी। नवाज गिलानी और फिरोज़ गिलानी सिर्फ दो ही भाई थे। वो दोनों काफ़ी कम उम्र थे जब बाप दिल का मरीज़ हो गया और घर के हालात बद से बदतर होते चले गए थे। बाप की बीमारी ने इनकी तालीम को भी निगल लिया था और मजबूरन वो दोनों भाई रोज़गार ढूंढने में लग गए। छोटा मोटा काम करते हुए वो दोनों घर धकेलने में कामयाब हो ही गए थे कि बाप की अचानक मौत ने इन्हें तोड़ के रख दिया था। वो अपनी माँ के साथ रह गए थे और माँ की किफ़ायत शारी देखते हुए नवाज गिलानी ने फिरोज़ गिलानी को तालीम हासिल करने का मशवरा दिया और ज़िम्मेदारी खुद उठा ली थी। इस तरह वो घर भी उठा रहे थे और भाई की तालीम का बोझ भी। हालात काफ़ी बेहतर थे, जिनके बलबूते पे बीजान ने बड़े बेटे की शादी कर दी और 3 सालों में 3 बच्चों रानिया, शामिर और नवेरा की पैदाइश ने नवाज गिलानी को भौंकला के रख दिया था। इन्हें एक कंधे की ज़रूरत थी जो इनका बोझ बटा लेता, और ये कंधा फिरोज़ गिलानी के सिवा और किसका हो सकता था भला। और अपनी तालीम से फारिग होते ही फिरोज़ गिलानी ने इंग्लैंड जाने का फ़ैसला किया था, क्योंकि अपने मुल्क में वो सालों धक्के खाते रहते फिर भी अच्छी जॉब मिलना नामुमकिन था और ना ही इनके हालात बदल सकते थे। सो पैसा कमाने की गर्ज ने इन्हें अपनों से दूर कर डाला था। वो अपना घर बेचकर अपने जाने का इंतज़ाम कर पाए थे और नवाज गिलानी हालात बदल जाने की उम्मीद लेकर किराए के मकान में आ बसे थे
और फिरोज़ गिलानी जो पीछे अपना सब कुछ बेच आए थे, इंग्लैंड पहुंचकर काम ढूंढने में लग गए। लेकिन एक वेटर, एक कुक, एक डिश वॉशर से बढ़कर इन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो इल्लीगल थे। इन्हें ये काम चोरी छुपे करना थे और वक्त गुजारना था। लेकिन फिरोज़ गिलानी अपने पीछे के हालात से बखूबी बाखबर थे और हालात बदलने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, और उन्होंने वो कुछ कर भी डाला था। शादी शादी के बाद वो कदरे आज़ाद हो चुके थे। अच्छी जगह जॉब मिल गई थी और इंग्लैंड की नेशनलिटी भी हाथ आ गई थी। अब वो वक्त पड़ने पे वापस पाकिस्तान भी जा सकते थे। लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि दिन रात मेहनत करते रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि नवाज़ गिलानी का बिजनेस जम चुका था। वो घर और गाड़ी के मालिक बन चुके थे। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। सब कुछ सेट हो चुका था। बस फिरोज़ गिलानी की कमी थी, और बीजान दिन रात इसरार करती थीं कि वापस आ जाओ। फिरोज़ गिलानी अपनी बीवी और अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। एलिस बहुत अच्छी लड़की थी, फिरोज़ गिलानी को बहुत चाहती थी। लेकिन मसला ये था कि वो इसे पाकिस्तान नहीं जाने देती थी। इसे फिरोज़ गिलानी की बेवफाई का खदशा था, लेकिन वो तमाम उम्र कैद होकर भी तो नहीं रह सकते थे। लिहाजा उन्होंने एलिस को भी अपने साथ चलने को कहा, मगर वो नहीं मानी थी, और मजबूरन फिरोज़ गिलानी को हज़ारों वादे और कस्में देने के बाद पाकिस्तान जाने की इजाज़त मिली थी। और यूं वो एलिस को अपनी मोहब्बत का, अपनी वापसी का यकीन दिलाकर पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान आकर इन्हें सचमुच बहुत खुशी हुई थी। इनके घर के हालात ही नहीं, बल्कि सब कुछ बदल चुका था। नवाज़ गिलानी के बच्चे बड़े हो चुके थे। बीजान खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो अपनी इस खुशी में मज़ीद इजाफा चाहती थी। वो भी फिरोज़ गिलानी की शादी की सूरत। और फिरोज़ गिलानी बीजान की ख्वाहिश सुनकर बदक गए थे। बीजान, मैं शादी कर चुका हूँ। आप जानती तो हैं कि एलिस मेरी बीवी है। देख बेटा, वो गोरी है। वो कभी भी तेरी नस्ल बढ़ाने का नहीं सोचेगी। तेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। बेटा, तुझे वारिस की ज़रूरत है। क्या सारी ज़िंदगी सिर्फ इसी गोरी मेम को लेकर बैठा रहेगा? बीजान के मशवरे अनीसा बेगम को तपा रहे थे। वो अपने घर में किसी देवरानी जिठानी की शराकत हरगिज़ नहीं चाहती थीं। लेकिन बीजान, इसमें इस बेचारी गोरी मेम का क्या कसूर है? अगर अल्लाह ने औलाद देना हुई तो दे देगा। अनीसा बेगम ने फिरोज़ गिलानी की साइड ली थी। अनीसा, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। बीजान ने इन्हें टोक दिया था, और फिरोज़ गिलानी को बीजान ने बुरी तरह घेर लिया था और इन्हें हामी भरना पड़ी थी। और फिरोज़ गिलानी को हामी भरते देखकर अनीसा बेगम के ख्यालात ने बड़ी तेज़ी से करवट बदली थी। अगर फ़िरोज़ ने शादी ही करनी है तो हमारी सुरैया कैसी रहेगी? अनीसा बेगम की बात पर नवाज़ गिलानी और बीजान यकदम चौंक गए थे। वो अपनी बहन का रिश्ता सामने रख रही थीं, लेकिन सुरैया का रिश्ता इन्हें कतई कबूल नहीं था, क्योंकि वह मिजाज के लिहाज से अनीसा बेगम से भी 4 हाथ आगे थीं। इसीलिए इन्होंने साफ इनकार कर डाला था, और घर में बदमज़गी फैल गई थी। जबकि बीजान इस बदमज़गी को खातिर में लाए बगैर अपनी सरगर्मियों में लग गईं, और फिर एक रोज़ अपनी पसंद से नजमा बेगम को ब्याह लाई थीं। फिरोज़ गिलानी 2 माह बीवी के साथ रहे थे और फिर वापस इंग्लैंड चले गए थे, जहां एलिस इनका इंतज़ार कर रही थी। और एलिस इनकी वापसी पे बेपनाह खुश हुई थी। लेकिन ऐना की पैदाइश पे जब वो पाकिस्तान आई तो नजमा बेगम बहुत बीमार थीं। डिलीवरी के दौरान होने वाली पेचीदगियों ने इन्हें कमज़ोर और निढाल कर डाला था, और शायद अंदर कहीं शौहर की जुदाई और सोतन का गम भी इन्हें खाए जा रहा था। शादी से पहले इन्होंने सोचा था कि वो एडजस्ट कर जाएंगी, लेकिन शादी के बाद वो अपने शौहर का इतनी दूर जाकर दूसरी बीवी के साथ रहना सह नहीं पाई थी। जबकि फिरोज़ गिलानी नजमा बेगम को हर तरह से अपने होने का मान बख्शते रहे थे, और इनकी तकलीफ के पेश नज़र वो इंग्लैंड जाने से 1 हफ्ता लेट हो गए थे कि एलिस इनको खोजती हुई पाकिस्तान आ गई थी। और यहाँ आकर एलिस पे इंकशाफ हुआ कि फ़िरोज़ शादी कर चुका है और इसकी बेटी भी है। फ़िरोज़ गिलानी इसे रोकते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन वो वापस चली गई और जाते ही इन पे केस दायर कर दिया था। मजबूरन नजमा बेगम को इनके हाल पे छोड़कर नन्ही सी गुड़िया को जीप भर के देखे बिना वो वापस चले गए थे, क्योंकि हालात संगीन हो चुके थे। ऐना 1 साल की थी जबकि नजमा बेगम की डेथ हो गई थी, लेकिन फ़िरोज़ गिलानी बीवी की मौत का सुनकर भी पाकिस्तान नहीं आ सके थे। एलिस की इस बेतबारी और फ़िरोज़ गिलानी की मजबूरी के खेल में ऐना जवान हो गई थी। आज से 2 साल पहले फ़िरोज़ गिलानी एलिस के साथ सिर्फ 5 रोज़ के एग्रीमेंट पे मिलने के लिए आए थे, और ऐना बाप की शफकत की तृष्णगी दिल में लिए चुपचाप देखती रह गई थी, और इसके अंदर की यही महरूमियों ने इसे बागी बना दिया था। वो खुदसर और हठधर्म हो चुकी थी। वह सबको जज कर देना चाहती थी, और वो ऐसा करती भी थी। इसके ज़्यादा टारगेट अनीसा बेगम होती थी, क्योंकि वो पहले ही ऐना से खार खाए रहती थी। जब वो कुछ उल्टा सीधा कर देती तो उनको मज़ीद गुस्सा चढ़ जाता था। दूसरा टारगेट शामिर होता था, जो सबको अपने रोब में रखना चाहता था।
लेकिन ऐना इसके रोब में नहीं आती थी और शामिर इसकी बदतमीज़ियों पर सुलगता रह जाता। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम वो नवाज़ गिलानी का करती थी और वो भी इससे बेपनाह प्यार करते थे। और बीजान की तो बात ही अलग थी। इसका कॉलेज में पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था क्योंकि इसे अपने स्कूल की एक क्लास फेलो मिल गई थी। दोनों एक क्लास और एक ही मिजाज की थीं। पूरा दिन एंजॉय करते हुए और दोस्त बनाते हुए गुजर गया था। 5 लड़कियों का एक ग्रुप बहुत से वादों के साथ दोस्ती निभाने का अहद करते हुए अपने अपने घरों को लौट गया था और फिर दोस्ती का यह सिलसिला चल निकला था। यार एक बात बताओ, ये मोहब्बत होती कैसे है? ऐना ने चिप्स के पैकेट से चिप्स निकालते हुए पूछा था। यार सिंपल सी बात है, जब एक फुल हाइट का मालिक आपके सामने हो, अपनी भूरी आंखों से आपको देख रहा हो, अपने अनाबी होठों से अपने प्यार का इजहार कर रहा हो, अपने मजबूत हाथों से आपके कंधे थाम के यकीन दिला रहा हो, तो सच पूछो यार, मोहब्बत हो ही जाती है। काशी ने आंख दबाते हुए मोहब्बत का काफ़ी रोमांटिक सा नक्शा खींचा था। ऐना को हैरत हुई थी। हाय, मोहब्बत के लिए फुल हाइट, भूरी आंखें, अनाबी होंठ और मजबूत होना क्या बहुत ज़रूरी है? ऐना का लहजा फिक्रमंद था। हाँ यार, मोहब्बत करो तो किसी शानदार पर्सनैलिटी से, और अगर कोई इतना खूबसूरत ना हो तो फिर मोहब्बत ही ना करो मेरी जान। काशी ने हाल बताया था। तो फिर मैं इतना हैंडसम लड़का कहाँ से ढूंढूंगी जिससे मैं मोहब्बत कर सकूं? ऐना को फिक्र सताने लगी थी। क्या तुम्हारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है खूबसूरत हैंडसम? काशी ने हैरानी से कहा। खूबसूरत और हैंडसम? ऐना ने अपने जहन पे जोर देकर अपने जाने वालों में से हैंडसम लड़का ढूंढना चाहा था। नहीं यार, मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे कज़न्स में भी कोई नहीं है? कज़न्स? अब की बार ऐना ने कज़न्स को सोचा तो शामिर भाई और समीर के अलावा कोई नज़र नहीं आया था। हाँ, मेरे 2 कज़न हैं यार, इसने खुशी खुशी बताया, जैसे वो चीज़ मिल गई हो जिसकी इसे तलाश थी। कौन कौन? काशी ने पूछा। शामिर भाई और समीर भाई। ज़्यादा हैंडसम कौन है? शामिर भाई, ऐना ने एतराफ़ किया था, वरना कोई और वक्त होता तो वो शामिर की पर्सनैलिटी का एतराफ़ करने से साफ मुकर जाती। अगर भाई का लफ्ज़ हटा दो तो कैसा रहेगा? काशी ने आंखें मटका के पूछा था और ऐना समझ में आते ही उछल पड़ी थी। अरे मुझे मरवाना है क्या? वो मेरी गर्दन मरोड़ देंगे अगर मैंने इनके बारे में ऐसा सोचा भी तो। ऐना चिप्स का पैकेट मुट्ठियों में दबोचते हुए चिल्लाई थी। अरे कुछ नहीं करेंगे, लड़कियों में बड़ा दम होता है, लड़के मिनटों में घायल हो जाते हैं, और जो पहले से ही घायल हो। ऐना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। इनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, रोज़ इस लड़की को पिक एंड ड्रॉप करते हैं। ऐना ने इतला पहुंचाई थी। तो यार इस लड़की को रास्ते से हटा दो। कैसे यार? ऐना अब इसकी बातों से उलझने व बेजार होने लगी थी। रानिया आपी, आज मैंने इस लड़की को शामिर भाई के साथ एक होटल में देखा था। शामिर भाई इसे गिफ्ट दे रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। रानिया आपी का दिल धक से रह गया। अब क्या करें? शामिर को कैसे मना करें कि वो इससे मेल जोल ना रखे? रानिया आपी का लहजा पुरसोच और फिक्रमंद था। शामिर भाई को नहीं, आप इस लड़की को मना करें जो इनके पीछे पड़ी हुई है। ऐना ने रास्ता दिखाया। इस लड़की को मना? मगर कैसे? अरे आपी, सिंपल सी बात है, इसके घर जाएं और उसे खरी खरी सुनाकर वापस आ जाएं। ऐना के ख्याल में ये सब करना बहुत आसान था। नहीं ऐना, ऐसा कैसे हो सकता है भला? शामिर को ही समझाने की कोशिश करती हूँ। आप ही वो नहीं समझेंगे बल्कि वो आप पर गुस्सा करेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें। ऐना की आंखों पे काशी की पढ़ाई पट्टी बंधी हुई थी और इसने रानिया को इतना पम्प कर दिया था कि वो इस लड़की के घर जा पहुंची थी। आप किसके कहने पे अरीहा के घर गई थी? शामिर ज़िंदगी में पहली बार रानिया आपी के साथ इस लहजे में बोला था जिस पे इन्हें दुख हुआ था। गलत लोगों की सोबत का यही तो असर है कि तुम अपने बड़ों के सामने इस लहजे में बात कर रही हो। गलत वो लोग नहीं, गलत आप लोग हैं। आपकी सोच गलत है। आपने हर ताल्लुक को एक ही तराजू में तोलना सीखा है। हाँ, आजकल की लड़कियां जैसी हैं इनका हमें खूब पता है। रानिया आपी ने गुस्से से कहा था। इस वक्त तो वह तिलमिलाते हुए वहाँ से चला गया, मगर जब शाम को अरीहा से वाक़यात की तफसील सुनी तो इसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। इसका रुख ऐना के कमरे की तरफ था। आप? ऐना इसे देखते ही बेड से उतर गई थी, लेकिन दूसरे ही पल उस जन्नाटे से पड़ने वाले थप्पड़ से लड़खड़ाकर बेड पे गिरी थी। शामिर भाई, शट अप! अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। मैं समझता था तुम सिर्फ जुबान की बुरी हो, दिल की बुरी नहीं हो, मगर आज मुझे पता चला है कि तुम जुबान की बुरी भी हो, दिल की बुरी भी हो और दिमाग की बुरी भी हो। जितनी घटिया तुम खुद हो इतनी घटिया तुम्हारी सोच है। तुम सबको अपने जैसा समझती हो, हालांकि तुम सिर्फ एक हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। शामिर गुस्से से पागल हो रहा था। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने जो किया है अच्छा किया है। तुमने रानिया आपी को अरीहा के बारे में बताया। मैंने अरीहा को बर्थडे गिफ्ट दिया, तुमने वो भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। तुमने रानिया आपी को अरीहा के घर जाने पे फोर्स किया।
तुमने इन्हें अरीहा का एड्रेस दिया, तुमने कुछ ना होते हुए भी मुझे मशकूक कर दिया, तुमने अरीहा की इंसल्ट ही नहीं करवाई, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है, फिर भी तुम कहोगी कि तुमने कुछ नहीं किया। है ना फिरोज़, आज अगर मुझ पे एक कत्ल माफ़ हो जाता तो मैं तुम्हारा कत्ल कर डालता। तुम फसाद की जड़ हो। अम्मी सच कहती हैं, तुम मुसीबत हो, अजाब हो इस घर के लिए अजाब। वो गुस्से से लफ्ज़ चबा चबा कर कहता इसे नफरत से देख रहा था और ऐना धप्पड़ से सुन होते रुखसार पे हाथ रखे साकित खड़ी शामिर को देख रही थी। इसके कानों में शामिर के नोकीले अल्फाज गूंज रहे थे। वो इस शख्स से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन खुद बिखर कर रह गई थी। इसकी ज़रा सी नादानी और बचपने ने इसे अर्श से फर्श पर ला पटका था और वो रेजा रेजा हुई ज़ात को समेटती रह गई थी। पहले इसे सिर्फ ये एहसास होता था कि सब इस पे गुस्सा करते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं, मगर अब इसे यकीन हो चला था कि अनीसा बेगम और शामिर वगैरह सिर्फ गुस्सा ही नहीं करते, इससे नफरत भी करते हैं। इसे अपनी ज़ात बोझ लगने लगी। वो सबकी नज़रों से ही नहीं, अपनी नज़रों से भी छुपने लगी। इसे सिर्फ शामिर ने शक्ल ना दिखाने का कहा था, लेकिन वो सबसे अपनी शक्ल छुपाने लगी थी। बेशक ऐना को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी इस पे ये एहसास हावी था कि शामिर ने जो कुछ इसे कहा है वो इनके लिए मर जाने की हद तक है। वो हंसती खेलती खुश खुश रहने वाली ऐना चुप होकर रह गई थी और इसकी इस चुप का गम बीजान को खाए जा रहा था। अलबत्ता घर में और किसी को कोई फिक्र ना थी, बल्कि सब सुकून में हो गए थे। शामिर हायर स्टडी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता था, जिसके लिए आजकल इसकी कोशिशें जारी थीं। वो अपने यूरोप जाने का इंतज़ाम कर रहा था और इसी भाग दौड़ में लगा हुआ था। आजकल स्टडी वीज़ा की सहूलत मिली हुई थी और वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहता था। शायद किस्मत इसका साथ दे रही थी, जब ही इसके सारे इंतज़ामात होते चले गए थे। इसे 1 माह बाद अमेरिका जाना था और घर वाले सभी इसके लिए उदास हो रहे थे। भाई आप वापस कब आएंगे? सारा ने काफ़ी उदासी से पूछा था। 4 साल बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँगा। शामीर ने मुस्कुराकर छोटी बहन का हाथ थपका था। 4 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, सारा ने खोए हुए लहजे में कहा था। अल्लाह से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए गुड़िया। इसने बहन को बाजू के घेरे में लेकर करीब कर लिया था। भाई हमारे लिए भाभी भी ले आना, नवेरा ने चाय का कप थमाते हुए छेड़ा था। अल्लाह खैर करे, मेरा बेटा भला क्यों लाने लगा गोरी मेम? तुम्हारे चाचा ने जो रोक पाल रखा है, क्या वो काफ़ी नहीं है? अनीसा बेगम ने बेटी को डांट दिया था। अम्मी मैं तो बस मजाक कर रही थी। नवीरा ने माँ का गुस्सा कम करना चाहा था। मैं तो मजाक में भी ऐसी बात करने से डरती हूँ। मेरा बेटा पढ़ लेकर आ जाए तो धूमधाम से शादी करूँगी, सारे अरमान पूरे करूँगी अपने। अनीसा ने शामिर का माथा चूमा था। अम्मी अगर आप सारे अरमान शामिर भाई पे पूरे कर लेंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? समीर ने दुहाई दी थी और वो सब हंस पड़े थे और इन सबको हंसते हुए देखकर किसी की उदास आंखें गहरी महरूमी पे रो रही थीं और दिल दुख से भरा हुआ था। कितना मुकम्मल, कितना परफेक्ट मंजर था इसके सामने। एक भाई अपनी छोटी बहन से प्यार कर रहा था, बहन लाड से बातें कर रही थी, माँ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी, दूसरे बहन भाइयों की नोक झोंक जारी थी। सबके दरमियान एक रिश्ता था, मान था, मोहब्बत थी और एक दूसरे का एहसास था। सब कुछ था वहाँ, वो सब कुछ जो ऐना फिरोज़ के पास नहीं था। बस दुख था या फिर आंसू थे और एक गहरा एहसास था, महरूमी का एहसास। समीर और सारा की किसी बात पे कहका लगाकर हंसते हुए शामिर की नज़र ऊपर की सिमत उठी तो फिर उठी ही रह गई। दोनों हाथ पलंग पे रखे कदरे झुकी हुई ऐना इन्हें ही देख रही थी, लेकिन इसका देखना कैसा था, ये देखकर शामिर की हंसी डूबती चली गई थी। ऐना अपने एहसास महरूमी को समेटती हुई वहाँ से हट गई थी, शायद इसलिए कि शामिर इसकी शक्ल ना देखे, जबकि दूसरी तरफ इसकी शक्ल देखने की शदीद ख्वाहिश जागी थी, ना जाने क्यों। ऐना का इन लोगों को इस तरह खामोशी से देखना और फिर खामोशी से ही वहाँ से हट जाना शामिर के दिल में बेचैनियाँ भर गया था। वो वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं रहा था। कुछ देर बाद शामिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ऐना से कुछ कहने के इरादे से आया था, लेकिन अजीब सी बात थी कि इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया और जब इसके कमरे तक पहुँचा तो कदम सुस्त पड़ गए थे। इसी कश्मकश में इसकी नज़र उठी थी और वो अपनी जगह जम सा गया था। ऐना नीचे कारपेट पर बैठी अपने बेड से टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम थी और इसके आंसू बड़ी रवानी से बह रहे थे। इसकी तन्हाई, इसके अकेलेपन का एहसास शामिर को अच्छी तरह से हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद एक और एहसास था जो शामिर को अपने घेरे में ले रहा था। वो इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। बहुत से एहसासात ने इसे बैक वक्त अपने शिकंजे में ले लिया था। वो कितनी ही देर ऐना के कमरे के आज खुले दरवाजे में से ऐना को देखता रहा था। शामिर यहाँ क्यों खड़े हो? अनीसा बेगम ऊपर आई तो शामिर को ऐना के कमरे के सामने खड़े देखकर ठिठक गईं।
कुछ नहीं अम्मी, वो ऐना रो रही थी इसलिए रुक गया था। न जाने क्यों वो घबरा गया था। इसे अपना लहजा अजनबी सा लगा था और अपने बहाने पे हैरत हुई थी। ऐना क्यों रो रही थी? इन्होंने बेटे की उड़ी उड़ी रंगत को मशकूक नज़रों से देखा था। पता नहीं, इसने कंधे उचकाए, लेकिन फिर भी अनीसा बेगम ने तस्दीक करने के लिए ऐना के कमरे में झांक कर दम लिया था। अपने पैदा करने वालों को रो रही होगी मनहूस। माँ पैदा करके मर गई, बाप गोरी के साथ अयाशियाँ कर रहा है और ये मुसीबत हमारे सीने पे मोंग दलने के लिए रह गई है। उन्होंने नाक मुंह चढ़ाते हुए से कोसा था और शामिल इनके कोसने सुन बेजार हो गया था। इसे वहां से चले जाने में ही आफियत जानी थी, लेकिन दिलो दिमाग वो ऐना के दरवाजे की चौखट में ही छोड़ आया था। वो इतनी दूर इतने अरसे के लिए जा रहा था, इसलिए जाने से पहले ऐना से कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और जब मौका मिलता था तब ऐना ही मंजर से गायब हो जाती थी। बहुत दिन हो गए थे वो इसके सामने ही नहीं आई थी, और अगर इत्तेफाकन आ भी जाती तो कतरा के निकल जाती थी। और इसी तरह में सारे दिन गुजर गए और शामिर की रवानगी का वक्त आ गया। आज सभी घर पे थे। नवेरा, सारा, समीर, नवाज, किलानी और रानिया अपी भी शोहर और बच्चों समेत आई हुई थीं। लेकिन सिर्फ ऐना घर पे नहीं थी। वो कॉलेज गई हुई थी और फिर वहाँ से अपनी एक दोस्त के घर चली गई, ये कहकर वो नोट्स बनाने जा रही है। और शामिर अपने इंतज़ार पे सर झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि इसकी फ़्लाइट का वक्त कम रह गया था और अभी एयरपोर्ट पहुँचना था। घर वाले सभी इसे सी ऑफ करने गए थे, सिर्फ बीजान घर पे थी। और ऐना शाम ढले घर वापस आई तो पूरा घर उदासी की लपेट में नजर आया था। समीर ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा था, सारा अपने कमरे में थी। नवीरा अनीसा बेगम को तसल्ली दिलासा दे रही थी और नवाज गिलानी बीजान के पास शामिर की बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ताया अंकल। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वो इनके करीब आ गई। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, इतनी देर क्यों लगा दी? शामिर तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करता रह गया था। नवाज गिलानी ने इसके सर पे हाथ रखते हुए कहा था। जी वो मैं कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने चली गई थी। 2 दिन बाद हमारे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, इसलिए इसने संजीदगी से बहाना गढ़ा। चलो ये भी ज़रूरी था, अच्छा किया तुमने। वह सर हिलाकर इससे कॉलेज की रूटीन पूछने लगे थे और बीजान अंदर ही अंदर ऐना की संजीदगी पे परेशान थी। अबू फिरोज़ अंकल का फ़ोन है। नवेरा ने इन्हें पुकारा था और ऐना चौंक गई। आओ बेटा, तुम भी अपने पापा से बात कर लो। वो इसका हाथ थपक कर उठ गए थे, लेकिन वो बात करने के बजाय चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई थी और बीजान देखती रह गई। नवेरा आप ही जल्दी करें प्लीज़, मैं लेट हो रही हूँ। ऐना पराठे के इंतज़ार में बैठी बेचैनी से बोली थी। अगर इतनी ही जल्दी होती है मोहतरमा तो ख़ुद बना लिया करो। नवेरा भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है, अनीसा बेगम ने तिनक कर कहा था। और ऐना की सारी भूख उड़ गई। वो एक नज़र अनीसा बेगम और एक नज़र नवेरा को देखती हुई अपना बैग लेकर डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई थी। अम्मी आप भी क्या करती हैं? सबके लिए बना रही हूँ, एक इसके लिए बना दूंगी तो। बस चुप कर, तू इसके लिए कब तक पराठे बनाती रहेगी? खुद इतनी लोटा हो गई है फिर भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। अनीसा बेगम ने बेटी को डांट दिया था और फिर अगली सुबह ऐना खुद किचन में पराठा बनाने आ खड़ी हुई थी और चंद लम्हों बाद ही इसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। तपता हुआ घी इसके हाथ और बाजू को झुलसा के रख गया था। अम्मी, इसके मुँह से बेख्तियार माँ के लिए पुकार उभरी थी। बीजान ने इसको देखकर सीना पीट लिया था। अनीसा बेगम बौखला गई थी और नवेरा शर्मिंदा सी खड़ी थी। ऐना तकलीफ से तड़प रही थी। समीर ने भागकर इसके लिए बरनौल ढूंढी और इसके बाजू पे लगाई। तुम्हें किसने कहा था पराठा बनाने को? बीजान ने गुस्से से पूछा और इनके सवाल पे ऐना की तकलीफ और जलन की शिद्दत मजीद बढ़ गई थी और साथ ही आंसू छलक पड़े थे। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ ऐना, तुम पराठा बनाने क्यों आई थी? बीजान ने फिर पूछा। इनके तेवर बिगड़े हुए थे और अनीसा बेगम नजरें चुरा रही थीं। मुझे जल्दी जाना था, इसलिए खुद बनाने लगी। ऐना ने अनीसा बेगम को कोई दोष नहीं दिया था, क्योंकि ऐना को एहसास हो चुका था कि वो ख्वामख्वाह सब पे बोझ बनी हुई है। जिस लड़की के अपने माँ बाप ही नहीं हैं, वो दूसरों पर रोब क्यों जमाती है? इसका अपना कौन है भला? यही सोचकर इसने सबसे शिकवे शिकायत और ज़िद्दें करना छोड़ दी थी। तुम नवेरा से कह देती, वो सुबह से उठी हुई है। बीजान ने खफगी से कहा था, लेकिन ऐना फट पड़ी थी। नवेरा मेरी या मेरे बाप की मुलाजिम नहीं है जो मेरा हर काम वही करती रहेगी। 16 साल हो गए हैं मेरा बोझ उठाते हुए सबको, और अब कितना उठाएं? जिंदा हूँ मैं, मर नहीं गई हूँ, सिर्फ हाथ जला है, कटा नहीं है। अब बड़ी हो चुकी हूँ, अपने काम कर सकती हूँ। आप फिक्र न करें, बड़ी मजबूत हड्डी है मेरी, आसानी से मरने वाली भी नहीं हूँ। मरना होता तो जब माँ मरी थी मैं भी मर जाती। वो तल्ख लहजे में कहती हुई वहाँ से चली गई। आज इसकी वैन नहीं आई थी, इसलिए वो घर से पैदल ही निकल आई थी और अभी वो चंद कदम दूर ही पहुँची थी कि समीर की बाइक इसके करीब आ रुकी।
बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ऐना बैठो यार, देर हो रही है, समीर ने खफगी से कहा था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। ऐना ने किसी पे भी अपना हक जताना छोड़ दिया था। मैं कह रही हूँ ना कि मैं चली जाऊंगी, और अच्छा है टांगों की थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी। इसने हल्के फुल्के से अंदाज में समीर को टालना चाहा था। ऐना, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बैठो पीछे, वरना ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगा। समीर की धमकी में कुछ असर था, जब भी मजबूरन वो चुपचाप बैठ गई थी। ऐना, काफ़ी बदल गई हो तुम। हालांकि मैं समझता था कि पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन तुम नहीं बदल सकती, समीर ने अफसोस से कहा था। मैं भी इंसान हूँ समीर भाई, मैं भी बदल सकती हूँ, इसने हंसकर कहा था। लेकिन तुम नहीं जानती ऐना, कुछ लोगों के बदलने पे अफसोस होता है। वो जैसे होते हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। तुम हमारे घर की रौनक हो, हंसती खेलती रहा करो, समीर ने प्यार से समझाया। हाँ, मैं घर की रौनक ही तो हूँ, और कुछ भी नहीं, इसने आहिस्तगी से कहा था। लेकिन समीर इसकी बात ना सुन सका था, क्योंकि सामने फुटपाथ से एक बूढ़ा आदमी अचानक रोड पे उतर आया था। इसको बचाते बचाते समीर ने एकदम बाइक को साइड की तरफ मोड़ा था, और पीछे से आती तेज रफ्तार गाड़ी इसकी बाइक को एक झटके से उड़ाते हुए आगे बढ़ गई थी। ऐना की जोरदार चीख बुलंद हुई थी, और फिर इन चीखों में और दर्द की शिद्दत में इजाफा होता चला गया था। पीछे बहुत सी गाड़ियों के टायर चरचराए थे। इस एक्सीडेंट की खबर से गिलानी हाउस के दरो दीवार हिलकर रह गए थे। लेकिन दर्द का पहाड़ किस पे टूटा था, यह भी किसी को भी पता नहीं था। नवाज गिलानी बमुश्किल अस्पताल पहुंचे थे। इनके पीछे अनीसा बेगम भी, जान, नवेरा, सारा और रानिया आपी भी पहुंच गई थीं। लेकिन अस्पताल की राहदारी में साकित बैठे समीर को देखकर वो सब ठिठक गए थे। समीर, नवाज गिलानी की आवाज़ पे खून में लथपथ समीर तड़प कर सीधा हुआ था। बाबा, वो ऐना, समीर दहशत ज़दा सा बाप से लिपट कर रो पड़ा था। ऐना, क्या हुआ ऐना को? नवाज गिलानी चौंक गए थे। बाबा, ऐना मेरे साथ, वो एक्सीडेंट, वो बहुत ज़ख्मी हुई है बाबा, इससे बहुत बहुत चोटें आई हैं। समीर बच्चों की तरह बुलक बुलक कर रो रहा था, और नवाज गिलानी के साथ साथ बीजान का दिल भी मुट्ठी में आ गया था। तुम खुद तो ठीक हो ना? अनीसा बेगम ने आगे बढ़ के बेटे को फिक्रमंदी से छुआ। समीर को खुद भी काफ़ी चोटें आई थीं, इसका खून भी बह रहा था, लेकिन इसे अपनी तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा था। इसे सिर्फ ऐना की फ़िक्र थी, क्योंकि जिस हालत में वो लोग ऐना को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, ये वही जानता था। इसके बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस ऐना ठीक नहीं है। वो नहीं बचेगी, वो मर जाएगी बीजान, वो मर जाएगी। समीर की जहनी हालत बहुत मुंतशिर हो चुकी थी। नवाज गिलानी ने डॉक्टर से कहकर इसकी ट्रीटमेंट करवाई और ऐना की कंडीशन पूछी, लेकिन डॉक्टर्स फ़िलहाल कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे थे। और ठीक 2 घंटे बाद डॉक्टर्स के मुकम्मल चेकअप के बाद पता चला कि ऐना की दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके लिए इसका ऑपरेशन होना ज़रूरी था। और दोनों टांगों के ऑपरेशन का सुनकर सबके सब साकित व सामित रह गए थे, और बीजान बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अस्पताल से 1 माह बाद डिस्चार्ज होकर वो घर आई थी, लेकिन व्हील चेयर पे। इसकी टांगों का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी वो चल नहीं सकती थी। इसके लिए घर पे इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी था, और डॉक्टर्स ने बेहद इसरार से इन्हें ताकीद की थी कि इसकी रोज़ाना एक्सरसाइज और मसाज बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इसका चेकअप, इसकी मेडिसन और इसकी खुराक पे पूरी तवज्जो की ज़रूरत थी। वो चलते फिरते हंसते खेलते अपाहिज हो गई थी। वो जो पहले थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी, बात कर लेती थी, इस हादसे के बाद बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। शुरू शुरू में नवेरा इसका काफ़ी ख्याल रखती रही थी, लेकिन फिर नवेरा के एग्ज़ाम शुरू हुए तो ऐना पे तवज्जो कम हो गई थी। सारा पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ रहती थी। वो कभी कभार ही ऐना के कमरे में आती थी। समीर रोज़ाना आता था, लेकिन वो लड़का था, ना तो वो ऐना को एक्सरसाइज करवा सकता था, ना ही इसके मसाज कर सकता था। अलबत्ता वो इसकी मेडिसिन और खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखता था। इस हादसे के 2 माह बाद फिरोज़ गिलानी का फ़ोन आया था, और वह ऐना के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। जब से ऐना के साथ यह हादसा हुआ था, बेजान बिस्तर से लग गई थीं। इसीलिए ऐना की सहूलत के लिए फिरोज़ गिलानी ने एक मुलाजमा का बंदोबस्त करने को कहा था, जो समझदार भी हो और हर वक्त ऐना के साथ भी रहे। फिरोज़ गिलानी का आइडिया नवाज गिलानी को बहुत अच्छा लगा था और पसंद आया था। वो इनका फ़ोन सुनकर ऐना के पास ही आए थे, लेकिन ऐना ने फिरोज़ गिलानी का नाम सुनते ही इन्हें रोक दिया था। प्लीज़ अंकल, मुझसे किसी की भी बात मत किया करें, मुझे किसी का भी जिक्र नहीं सुनना। लेकिन बेटा, तुम जानती तो हो वो। हाँ, मैं जानती हूँ कि अगर मैं मर भी जाती तो वो मेरा जनाजा पढ़ने ना आते, सिर्फ इस डर से कि इनकी बीवी इन पे केस कर देगी। ऐना चटक कर बोली थी। बेटा, वो भी तो मजबूर है। अगर वो बीवी की इजाज़त के बगैर यहाँ आ जाता है तो तुम जानती हो इसे 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी, और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर वो जेल में जाएगा ही, उल्टा हम ही परेशान होते रहेंगे। इन्होंने इसे समझाया था।
ठीक है ताया अंकल, जो जैसा है ठीक है। मैं किसी से कोई मुतालबा नहीं कर रही। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सामने मेरे किसी भी नाम नहाद रिश्ते का कोई जिक्र ना हो। अगर माँ के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बाप के ना होने से भी कुछ नहीं होगा। पहले सबके दरमियान घुसकर बैठती थी, फिर भी तन्हा रहती थी। अब कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ, अब भी तन्हा ही रहती हूँ। कुछ ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा, ज़िंदगी चल रही है, जिंदा सलामत हूँ। बस यही फ़र्क आया है ना कि मैं चल नहीं सकती, माजूर हो गई हूँ, टांगें अपाहिज हो गई हैं, मैं रुक गई हूँ। बाकी सब कुछ चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है, वक्त चल रहा है और सांसें भी चल रही हैं। वो बहुत बेतासुर से सपाट लहजे में न जाने क्या कह रही थी और नवाज किलानी भीगी आंखों से वापस पलट गए थे। बीजान ने 2 साल ऐना का दुख दिल पे सहा था और 2 साल बाद वो इस दुख का बोझ दिल पे लिए खालके हकीकी से जा मिली थी। इनकी मौत का दुख किसी और को शायद हुआ था या नहीं, ऐना को तोड़ के रख गया था। इस घर में सिर्फ बीजान ही तो थी जिन्होंने इसे माँ और बाप दोनों की मोहब्बत दी थी, दोनों तरह का प्यार दिया था, हमेशा इसके लिए ढाल बनी थी। ऐना किस्मत का ये वार भी बड़ी बहादुरी से सह गई थी। शामिर के इन दिनों एग्ज़ाम्स हो रहे थे, इसलिए वो चाहने के बावजूद नहीं आ सका था और फिरोज़ गिलानी ने पहली बार एक इंतहाई कदम उठा लिया था। वो एलिस को तलाक देकर अचानक पाकिस्तान रवाना हो गए थे। एलिस यकीनन बरतानिया एम्बेसी के ज़रिए इन पे केस कर देती, लेकिन इस बार शायद किस्मत के फैसले कुछ और थे। अचानक एलिस की बहन और भाई का एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे और एलिस गमज़दा सी फिरोज़ गिलानी की बेवफाई भी फरामोश कर गई थी। शायद इससे फिरोज़ गिलानी के दुख भी याद आ गए थे। इस पे भी अदराक हो चुका था कि अपनों को चोट पहुंचे तो कैसी तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ के बावजूद किसी को कैद करके रखना, अपनी पाबंदी जमाए रखना भी किसी जुल्म से कम नहीं था। गुड मॉर्निंग ऐना जी। समीर दरवाज़ा नॉक करके अंदर चला आया था। वो जो बेड से टेक लगाए बैठी कब से खुली खिड़की से नज़र आने वाले आसमान को देखे जा रही थी। समीर की आवाज़ पर चौंक कर नज़रों का जाविया बदला था। क्या देख रही हो? समीर ने खिड़की की सिम देखा था। देख रही हूँ कि आसमान भी माजूर ही है ना, ये भी तो कहीं आने जाने के काबिल नहीं है। इसकी बात पे समीर ज़रा देर के लिए चुप कर गया था। चुप क्यों हो गए हो? है ना, जब भी सोचता हूँ कि तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ तो सच पूछो दिल से यही याद निकलती है कि काश मैं माजूर हो जाता लेकिन तुम्हें कुछ ना होता। इस रोज़ मैंने ही तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाया, हालांकि तुम इनकार कर रही थी। काश मैं इस रोज़ तुम्हें पैदल ही जाने देता। समीर की नदामत फिर से ताज़ा हो गई थी। वो मुझे बना खड़ा था। छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ आज तुम मेरे कमरे का रास्ता कैसे भूले हो? ऐना ने गुजरी बात को छोड़कर आज पे जोर दिया था और समीर को मज़ीद शर्मिंदगी हुई थी। यार पढ़ाई में बहुत बिजी रहता हूँ और जब फारिग होता हूँ तब बाबा किसी न किसी काम से बाहर भेज देते हैं। शाम को जिम जाना होता है और रात को थोड़ी देर के लिए जब फारिग होता हूँ तब तुम सो चुकी होती हो। समीर ने वजाहत पेश की थी। बेबस लोग कभी सो नहीं पाते समीर। सारी रात वो अपनी बेबसी और लाचारी सोचते सोचते सुबह कर देते हैं। वो तलखी से हंसी थी और समीर एक बार फिर कुछ ना कह सका था। ऐना अपनी मायूसी और बेबसी पे सर झटकती हुई अपने आप को सरजंश करने लगी थी। तुमने बताया नहीं समीर किस लिए आए थे सुबह सुबह? लगता है मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है। डोंट वरी डियर, मुझ जैसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसने हल्के फुल्के से लहजे में कहा था। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने आया था। गुड न्यूज़? आज शामिर आ रहे हैं, समीर ने खुशी खुशी इतला दी थी। लेकिन ऐना की सोच एक पल में डूबकर उभरी थी। 4 साल गुजर गए, यानी वो 4 साल से इस हाल में बैठी थी। ऐना तुम्हें खुशी नहीं हुई? समीर ने बेतुका सा सवाल किया था। हाँ अच्छी न्यूज़ है, मुबारक हो, इसने कहकर चेहरा झुका लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहती हूँ। ओके मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। वो ऐना का हाथ थपक बाहर निकल गया था और ऐना कितने ही लम्हे साकित सी बैठी रह गई थी। इतना वक्त गुजर गया था, इतना सब कुछ हो गया था, वो आज भी वहीं की वहीं थी। इसने भराई हुई आंखों से व्हील चेयर को देखा था और पूरे जिस्म पे लर्जा तारी हो गया था। इसकी सिसकियाँ चीखों में बदल गईं और वह अपनी चीखों का गला घोंटती हुई घुट घुट के रोने लगी थी। अपनी मोहताजी का एहसास आज भी हावी हो गया था। ऐना कहाँ है? शामिर को घर आए हुए पूरा दिन गुजर गया था, लेकिन फिर भी ऐना कहीं नज़र नहीं आई थी। तभी इसने बिलाखिर खुद ही पूछ लिया था अपने कमरे में। सारा ने लापरवाही से कहा था। सारा का मिजाज अपनी माँ जैसा ही था, वो भी ऐना को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। क्या इसे मेरे आने का पता है? शायद हाँ। सारा ने कंधे उचकाए थे। फिर वो बाहर क्यों नहीं आई? समीर के सवाल पे सारा ने चौंक कर इसकी सेम देखा था, क्योंकि शामिर का सवाल काफ़ी हैरान कुन था। आपको नहीं पता? सारा को हैरत हो रही थी। किस चीज़ का? यही कहना बाहर क्यों नहीं आई? शायद इसलिए कि वो 4 साल गुजर जाने के बाद भी मुझसे खफा है।
शामिर को जिस चीज़ का गुमान था इसने वही कहा था, लेकिन मेरे ख्याल में आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर आप ऐना से मिलना चाहते हैं तो इसके आने का इंतज़ार मत करें, इसके कमरे में जाकर खुद मिल लें, सारा ने अजीब मबहम से अंदाज में कहा था। और शामिर ने उलझकर ड्राइंग रूम में दाखिल होती अनीसा बेगम को देखा। अम्मी ऐना कमरे में क्यों है? ये सारा क्या कह रही है? शामिर के सवाल पे अनीसा बेगम का रंग बदला था। अरे बेटा, ये मिलना मिलाना तो होता रहेगा। तुम सफ़र से थके हुए आए हो, कमरे में जाकर आराम करो, नींद पूरी होगी तो फ्रेश हो जाओगे। अनीसा बेगम के टालने वाले अंदाज पे शामिर ठिठक गया था। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैं फ्रेश ही हूँ, एक बार ऐना से मिल लूँ, वो कहते हुए खड़ा हो गया। अनीसा बेगम को पतंगे लग गए। इसी दिन का तो डर था मुझे। मुझे पता था ये लड़का मेरे इख्तियार में नहीं है, इसे हमदर्दी का बुखार चढ़ जाएगा। वो ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है ना? फिरोज़ गिलानी मस्जिद से इशा की नमाज़ पढ़कर आए थे, इन्हें देखकर रुक गए थे। कुछ नहीं हुआ, वो कहकर चली गईं। ऐना व्हील चेयर पर बैठी खुली खिड़की से बाहर की रोशनियां देख रही थी। जब इसके पीछे खटके की आवाज़ उभरी, इसने चौंक कर पीछे देखा। इसे इस वक्त फिरोज़ गिलानी की आमद की तवक्का थी। वह नमाज पढ़कर इसके पास ही आते थे, लेकिन आज इनकी जगह शामिर को देखकर वह थम सी गई थी। जबकि शामिर को यूं लगा जैसे इसका दिमाग एक धमाके से उड़ गया हो। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐना शामिर के चेहरे पे जलजले के से आसार देकर चौंक गई थी। इसकी हालत काफ़ी अबतर हालत थी। वो कितने ही लम्हे ऐना को दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देखता रहा था और फिर चंद सेकंड्स बाद इसी खामोशी से वापस पलट गया था। इसकी खामोशी खासी खौफनाक थी। अम्मी, सारा, समीर। इसने ड्राइंग रूम में आते ही काफ़ी बुलंद आवाज़ से सबको पुकारा था। क्या बात है बेटा? नवाज़ गिलानी और अनीसा बेगम आगे पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। नवाज़ गिलानी को बेटे की इतनी बुलंद आवाज़ पे हैरत हुई थी। ऐना कब से चलने फिरने के काबिल नहीं है? इसने अनीसा बेगम की आंखों में देखकर पूछा। क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता? वह अनजान बनते हुए बोली। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था ऐना और समीर का एक्सीडेंट हुआ है। समीर बच गया है जबकि ऐना की टांगों में फ्रैक्चर हो गया है और इसकी टांगों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, जिसके बाद ऐना अब बिल्कुल ठीक है। इसने चबा चबा कर कहते हुए माँ को बगौर देखा था। तो इस वक्त वो ठीक ही थी ना? अनीसा बेगम तेज़ी से बोली। इस वक्त ठीक थी तो क्या अब फिर इसका एक्सीडेंट हो गया है जो वो दोबारा से माजूर होकर व्हील चेयर पर बैठी हुई है? शामिर मजीद गुस्से में आ गया था। डॉक्टर्स ने तो यही कहा था कि वो अब ठीक हो चुकी है और मैंने भी तुम्हें यही बताया था। अब इस लड़की ने खुद ही चलने फिरने की एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं की तो हम भला क्या कर सकते हैं? इन्होंने नागवारी से कहा। अम्मी, एक माजूर अपाहिज मोहताज इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता, दूसरे इसका सहारा बनते हैं, तब वो कुछ करने के काबिल होता है। आप लोगों की लापरवाही और बेहिसी देखकर यही एहसास होता है कि इसकी मोहताजी के ज़िम्मेदार आप लोग हैं। बहुत हौसला, बहुत जिगरा है आप लोगों का। एक हंसती खेलती लड़की को घर के एक कमरे में बिठाकर बहुत ठाठ से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो समीर और सारा वगैरह को तमस्खराना नज़रों से देखता हुआ आगे बढ़ गया। शामिर, रुको, बात सुनो। अनीसा बेगम लपक के पास आईं। अम्मी, बहुत गलत किया है आपने मुझे अंधेरे में रख के, और मैं जानता हूँ आपने ऐसा क्यों किया है। मेरे पाकिस्तान से जाने से चंद दिन पहले ही आपको पता चल गया था कि मैं ऐना को पसंद करने लगा हूँ। इसीलिए जब भी फ़ोन पे ऐना के बारे में पूछता था आप ठीक से जवाब नहीं देती थीं। लेकिन आज आप सबके सामने मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि मैं ऐना को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ, वो चाहे जिस हाल में भी है। मेरी शादी इसी से होगी और अगर मेरे इस फैसले पे आप लोगों में से किसी को भी एतराज़ है तो वो बेशक मेरी शादी में शरीक ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। अपनी बात कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि वहाँ मौजूद तमाम अफराद को सांप सूंघ गया था। ऐना, आई एम सॉरी, सबके साथ साथ मैं भी तुम्हारा मुजरिम हूँ। शामिर सुबह सुबह इसके कमरे में आया था और इसके सामने मुजरिमों की तरह बैठ गया था। मेरा मुजरिम कोई भी नहीं है, मुजरिम तो मैं खुद हूँ और सज़ा भुगत रही हूँ, बस यही बहुत है। वो आहिस्तगी से बोली थी। ऐना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, वरना मैं यकीनन तुम्हें कॉल करता, तुमसे बात करता। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। शामिर अपनी नदामत, अपनी शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। मेरा आपसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपको मेरे सामने इस तरह शर्मिंदा होना पड़े, और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कॉल करते, मुझसे बात करते, मेरा हाल पूछते। बस वक्त गुजरना था, गुजर गया। ऐना ने अपने मखसूस बेतासुर लबो लहजे में कहा था। वक्त को ऐसे नहीं गुजरना चाहिए था ऐना। शामिर को पछतावा घेर रहा था, लेकिन ऐना इस स्टेज पे थी जहाँ किसी का भी दुख, मलाल, पछतावा, अपनायत और माफ़ी तलाफ़ी कोई मायने नहीं रखते थे, जहाँ वो बेहिसी की चादर ओढ़ चुकी थी। आज से 2 साल पहले अपने चेहरे पे पेशमानी लिए इसके वालिद मोहतरम फिरोज़ गिलानी भी इसी तरह इसके पास आए थे
और अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग रहे थे, जिस पे कुछ भी कहे बगैर ऐना बहुत ही फॉर्मल से अंदाज में पेश आई थी और इसका ये लिया दिया अंदाज अब हर एक के लिए मखसूस हो चुका था। शामिर को पाकिस्तान आए हुए 1 माह हो चुका था जब इस झील में कंकर पड़ा था और लहरें दूर तक फैली थीं। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शामिर नवाज़ का नाम भी नहीं सुनना चाहती और आप कह रहे हैं कि मैं इससे शादी कर लूँ। वो इतने ज़ोर से चिल्लाई थी कि इसकी आवाज़ कमरे से बाहर तक सुनी गई थी। वो चीख चीख कर कहती पागल होने लगी थी और फिरोज़ गिलानी चुपचाप सर झुकाए कमरे से बाहर आ गए थे। शामिर इस वक्त घर पे नहीं था। जब घर आया तो पहला सामना अनीसा बेगम से ही हुआ था। मुबारक हो बेटा, आपकी चहेती ने शादी से इनकार कर दिया है। इसके बाप ने पूछा था इससे, कह रही थी कि मैं तो शामिर की शक्ल नहीं देखना चाहती, शादी तो दूर की बात है। कोई बात नहीं है, ऐसा हो ही जाता है, इसे इनकार करने का पूरा हक है। हमने इसके साथ क्या अच्छा किया है जब वो मेरे प्रपोजल पर खुश होती फिरे। वो 1 बार नहीं 10 बार इनकार करे तब भी कम है। ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठते हुए वो अपने बूटों के तस्मे खोलने लगा था और अनीसा बेगम पहले इसकी बात पे हैरान फिर खुश हुई थी। गोया तुम इसका इनकार तस्लीम कर चुके हो। मैंने ये कब कहा अम्मी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इनकार करती है तो करे, मैं इसे मनाऊंगा। वो 10 बार इनकार करेगी, मैं 10 बार मनाऊंगा। सरशार से अंदाज में सोफे पे नीम दराज हो गया था और अनीसा बेगम कलस के रह गईं और फिर ये रोज़ होने लगा था। वह शामिर के प्रपोजल से इस कदर चिढ़ चुकी थी कि कोई नाम भी ले लेता तो वो चीखने चिल्लाने लगी थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो फिरोज़ गिलानी पे और शामिर इस हंगामे की आवाज़ सुनकर इसके कमरे में ही आ गया था जहाँ फिरोज़ गिलानी मुजरिम बने बैठे थे। तब शामिर ने खुद साफ साफ बात करने का सोचा था और जब गुस्से में आ गया तो अपने कमरे से अपनी डायरियाँ और गिफ्ट्स उठा लाया था। ये डायरियाँ इसने इंग्लैंड में लिखना शुरू की थीं और इन डायरियों में तहरीर लफ्ज़ों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ ऐना की ज़ात थी। वह ऐना जो शामिर के प्रपोज़ल को महज एक हमदर्दी और नदामत का नाम दे रही थी। वो इस डायरियों में तहरीर मोहब्बत और चाहत को पढ़कर दम बखुद रह गई थी। वो फटी फटी आंखों से इन गिफ्ट्स को देख रही थी जो शामिर ने इसके लिए लेकर आया था। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ का इसने ख़ास ध्यान रखा था। एक एक चीज़ को बहुत एहतियात और बहुत चाहत से पैक किया हुआ था। इसकी मोहब्बत इसके लफ्ज़ों से, इसकी चीज़ों से ही झलकी पड़ रही थी। ऐना कंग सी हो चुकी थी। मगर मैं फिर भी ये शादी नहीं कर सकती। मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। सब कुछ जान लेने के बाद ऐना का लहजा तो बदल गया था लेकिन बयान अब भी नहीं बदला था। वो अब भी शादी से इनकारी थी। मुझे वजह बता सकती हो? शामिर संजीदगी से इसे देख रहा था। प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। वो रुख मोड़ते हुए बोली थी। क्यों छोड़ दें अकेला? किस लिए? हर बात पे तुमने एक ही रट लगाई होती है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों भागती हो सबसे? शामिर ने इसे कंधों से थाम लिया था। क्योंकि सब मुझसे भागते रहे हैं, क्योंकि सब ने मुझे नफरत, तन्हाई और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपकी माँ मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती, इसलिए कि आपकी ये नाम नहाद मोहब्बत, अपनायत और हमदर्दी मुझे चलने की ताकत ना दे दे। आज इतने सालों बाद आपका ये अपनापन मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे जब सबकी ज़रूरत थी तब कभी किसी ने मेरे कमरे में झांका तक नहीं था। यहाँ तक कि मेरे बाप को भी मेरी परवाह नहीं थी। आज अगर सबके दिल में मेरे लिए दर्द जागा है तो मेरे किस काम का? आपका ये आज का दर्द मेरे गुजरे हुए दर्द को कम नहीं कर सकता। आपकी ये हमदर्दी मेरी अजियत, मेरे दुख को नहीं समेट सकती। जिन अजियतनाक रातों को मैंने अकेले जाकर गुजारा है वो मैं भूलूं भी तो कैसे? ऐना शामिर के सवाल पे चटक गई थी। इसके आंसू रुखसारों को भिगोते चले गए थे। ऐना प्लीज़ मुझे गुजरे वक्त का आईना मत दिखाओ। जो कुछ मेरी बेखबरी और नादानस्तगी में हो चुका है इसकी सज़ा ना दो। मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को समझने की कोशिश करो। बेशक तुम्हें अपनी मर्जी करने का इख्तियार है, लेकिन प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरी मोहब्बत को तो सोच लो। शामिर का लहजा इल्तजाइया हो गया था। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत, नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। दूर हो जाए मेरी नज़रों से, चले जाएं यहाँ से। वो कहते कहते चिल्लाने लगी। इसका अंदाज जनूनी सा हो रहा था। शामिर ने इसे रोकना चाहा तो वो शामिर के गले पड़ गई थी। वो चाहता था कि ऐना एक बार दिल खोलकर अपने अंदर का गुबार निकाल ले, तमाम गिले शिकवे और गुस्सा सब एक साथ बाहर डाले। और शामिर की तवक्का के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। वो रोते रोते थक गई तो इसी के कंधे पे सर रख के सिसकने लगी थी और शामिर ने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते हुए इसे अपनी मोहब्बत और अपनी ज़ात का मान बख्शा था। और ऐना अपनी सिसकियों में न जाने क्या क्या कहती चली गई थी। ऐना की शर्त थी कि वो शादी के बाद गिलानी हाउस में नहीं रहेगी और शामिर ने इसकी ये शर्त आंखें बंद करके मान ली थी, क्योंकि वो जानता था कि वो घर के माहौल से निकलना चाहती थी। इसीलिए इसने चंद दिनों में ही अपने लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया था और आज वो धूमधाम से इसे रुखसत करवा के अपने साथ ले आया था। और पहले कदम पे ही ऐना घबरा गई थी
क्योंकि मसला सेकंड फ्लोर पे जाने का था। ऐना दुल्हन बनी गाड़ी में बैठी थी और शामिर फ्लैट्स की बिल्डिंग को मायने खेजी से देखता हुआ ऐना की साइड में आया था। क्या ख्याल है दुल्हन साहिबा, सीढ़ियों पे एंजॉय करते हुए जाएं कि लिफ्ट का सहारा लें? ऐना का चेहरा झुका हुआ था। इसके लहजे और बात पे मजीद झुक गया था। लिफ्ट से चलते हैं, ऐना ने आहिस्तगी से कहा था। यही तो मैं सुनना चाहता था जनाब। शामिर शरारत से हंसा और गाड़ी को लॉक करते हुए इसने ऐना को पूरे इस्तेकाक से बाजुओं में उठा लिया था। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही ताज़ा गुलाब के फूलों की महक ने चार सू फैलते हुए इनका भरपूर इस्तकबाल किया था। शामिर ने ऐना को बड़े मान के साथ बेड पर बिठाया था और कमरे को देखकर ऐना की आंखें फैल गई थीं। इसे शायद अंदाज़ा नहीं था कि शामिर कमरे को इतना डेकोरेट करेगा। पूरा कमरा ताज़ा फूलों से सजा हुआ था और इसके अलावा कमरे की दीगर डेकोरेशन और कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत थे। ऐना ने एक एक चीज़ को बहुत दिलचस्पी से देखा। क्या देख रही हो यार, क्या बेडरूम अच्छा नहीं लगा? शामिर दरवाज़ा लॉक करके वापस आया तो ऐना को एक ही जाविये से बैठे देखकर पूछ लिया था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसने फ़ौरन चेहरा झुका लिया था क्योंकि आंखों के गोशे भीग चुके थे। फिर कैसी बात है? शामिर इसके बराबर बैठते हुए इसका हाथ पकड़ चुका था। मैं इतनी मोहब्बत और अपनायत के आदी नहीं हूँ शामिर। वो रूहानसी हो गई थी। मेरे साथ रहोगी तो आदी भी हो जाओगी। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। वो इसके आंसू पोंछते हुए बोला था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वो गहरी परसुकून नींद सो रही थी जब शामिर ने इसके कान के करीब काफ़ी गंभीर आवाज़ में इसे मॉर्निंग विश करते हुए नींद से जगा दिया था और ऐना के चेहरे पे बिखरे बाल आहिस्तगी से पीछे हटाकर इसके माथे पे भूसा दिया था। इतनी जल्दी? ऐना ने टाइम देखकर कहा। रानिया आपी की कॉल आई थी, वो हमारे लिए नाश्ता लेकर आ रही हैं, इसलिए सोचा तुम्हें जगा दूं। शामिर ने इसको अपने बाजू का सहारा देते हुए उठाकर बिठाया था। लेकिन फिर मैं तो लेट हो जाऊंगी, मुझे तैयार होना है। कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ आता हूँ। आप ही के आने तक तुम शॉवर लेकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे कपड़े और तौलिया मैं वॉशरूम में रख आया हूँ। इसे व्हील चेयर पर बिठाकर शामिर बाथरूम में ले आया था। साबुन, शैम्पू, तौलिया, बॉडी स्प्रे सब कुछ वो इसके करीब रख के पानी चेक करके बाहर चला गया था और ऐना कितने ही लम्हे इसके पुरुष को देखती रह गई थी। गुड मॉर्निंग डियर। रानी आपी ने घर में दाखिल होते हुए मुस्कुराकर विश किया था। गुड मॉर्निंग। शामिर हमजा और सोनी को प्यार करता पीछे हट गया था। ऐना कहाँ है? वो शॉवर ले रही है। ओके तुम बैठो, मैं नाश्ता निकालती हूँ, तब तक वो भी आ जाएगी। रानिया आपी इनके छोटे से अमेरिकन स्टाइल किचन की सिमत बढ़ गई। कैसा फील कर रहे हो शादी के बाद? उन्होंने इसे छेड़ा था। शामिर मुस्कुरा दिया। अभी तो सिर्फ खुशी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस खुशी को बहुत ज़्यादा खुशी में तब्दील करना चाहता हूँ। किस्मत के साथ कोशिश और मेहनत का खेल खेलना चाहता हूँ। शामिर का लहजा एक तरंग लिए हुए था। क्या मतलब? मतलब बहुत ख़ास है आपी। मैं ऐना को इसके कदमों पे दोबारा खड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। मैंने आज दिन 12 बजे एक डॉक्टर से टाइम ले रखा है जो ऐना का चेकअप करने के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। शामिर की बात पे रानिया आपी को हैरत हुई थी। क्या इन्हें ठीक हो सकती है? आपी खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैंने ऐना का मसला इनके साथ शेयर किया था और इन्होंने मुझे अच्छे की उम्मीद दिलाई है और वैसे भी मुझे इसकी पाक ज़ात पे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह ऐना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शामिर का लहजा पुरयकीन था। व्हील चेयर पर बैठी ऐना के आंसू छलक पड़े। वो शामिर की बातें सुनकर रो पड़ी थी। अब अगर वो ना भी ठीक होती तो इसे कोई गम नहीं था, क्योंकि अब इसका एहसास करने वाला, इसका दर्द बांटने वाला साथी इसके साथ था। शामिर की मुसलसल एक्सरसाइज, मसाज, मेडिसन और तवज्जो ने यह दिन दिखाया कि पूरे 8 माह बाद ऐना ने 4 साल बाद पहला कदम उठाया था। वो शामिर का सहारा लेकर चलने की कोशिश करने लगी थी। फिर अगले 6 माह तक वो स्टिक का सहारा लेने लगी थी और ठीक 2 साल बाद ऐना अपने कदमों पर चल के वापस गिलानी हाउस आई थी अपने पापा से मिलने। ऐना मेरी बच्ची। वो इसे देखकर बेयकीन हो गए थे। कैसे हैं पापा? वो इनके गले लग गई थी। कौन आया है? अनीसा बेगम अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम ताई आंटी। ऐना सलाम करते हुए इनकी सिमत बढ़ी, लेकिन अनीसा बेगम साकेत सी खड़ी थी। ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन की साड़ी में शोल्डर कट बालों और हल्के फुल्के मेकअप में वो ऐना तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। ऐना ने शामिर को देखा। अम्मी ऐना आपको सलाम कह रही है। इसने माँ को मुतवज्जा किया था। हाँ। उन्होंने खोए हुए अंदाज में इसके सर पे हाथ रखा था। बेटा ये सब कैसे? फिरोज़ गिलानी खुशी से बोल नहीं पा रहे थे। ये सब सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए। ऐना बहुत अरसा से चलने फिरने में काफ़ी इम्प्रूव कर रही थी, लेकिन हमने किसी को भी नहीं बताया था। ये बात राज रखी थी। शामिर ने ऐना को विल्हाना नज़रों से देखते हुए कहा। सभी हैरत से देख रहे थे। ये सब मेरे खुदा का और मेरे मसीहा का कमाल है। एक ऐसा मसीहा जो मेरे दिल में ही नहीं मेरी रूह में भी बसता है। ऐना का लहजा भीगा हुआ था। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है और हमने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है जिसके लिए हम आप सबको इनवाइट करने आए हैं।
ऐना ने सबको दावत दी थी और समीर बेख्तियार हंस पड़ा था। भाई आप लोग तो छुपे रुस्तम निकले हो, सब कुछ अकेले ही अकेले कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। ऐना खिलखिलाकर हंसी थी। नवाज गिलानी भी बेटे की मोहब्बत और मेहनत देकर बेइंतहा खुश हुए थे और शामिर की खुशी बयान से बाहर थी कि इसकी मोहब्बत रंग लाई थी। ये नावल आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।